नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। हर खबर के पीछे असल खबर जानना जरूरी है, तो शुरुआत करते हैं आज की खबरों के पीछे की असल खबर को समझने की। देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। सबसे पहले आपको आज एक तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से 2 दिन से गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए हैं। गुरुवार को पंचमहाल के कालोल, छोटा उदयपुर, बोडली और हिम्मतनगर में रैलियां करने के बाद अहमदाबाद में एक रोड शो जारी है। नरोड़ा से चांदखेड़ा तक का रोड शो तकरीबन 32 किलोमीटर लंबा है। इस रोड शो के दायरे में अहमदाबाद की 14 विधानसभा सीटें आएंगी। आज कलोल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके रावण वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने का एक कंपटीशन, एक होड़ सी लगी, लेकिन जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज्यादा कमल खिलेगा। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूरत में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की थी। दिख रहा है जो आप देखिए यहाँ पर जो है जिस तरह से लोग दिवाली के मूड में दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में ये साफ। और इन सब के बीच में गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज राज्य की 89 सीटों के ऊपर मतदान हो चुका है। राज्य के 19 जिलों में आने वाली इन सीटों में 788 उम्मीदवार मैदान में उतरे। पहले फेज में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आए। फर्स्ट फेज की कुल 89 सीटों में से भाजपा के पास सबसे ज्यादा पिछली बार 58 और कांग्रेस के पास 26, जबकि बीटीपी के पास 2, एनसीपी के पास 1 सीट रही। आज जिन 89 सीटों पर वोट पड़े हैं उनमें 2 सीटें खाली थीं। पुल हादसे के चलते सुर्खियों में आया मोरबी जिला। इनकी 3 सीटें मोरबी, टंकारा और वांकानेर पर आज वोट पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट राजकोट पश्चिम पर भी पहले फेज के तहत ही वोटिंग कर ली गई। मोदी ने 2002 में राजकोट पश्चिम से चुनाव लड़ा था और तब मोदी 14,000 मतों से जीते थे। और आज के दूसरे सबसे बड़ी हैपनिंग की तरफ आपको ले चलते हैं। आज फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर मध्य प्रदेश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के एक पड़ाव में हिस्सा लेती नजर आई और बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति की। दिन भर इस पर राजनीतिक बयान आए, देखिए। तस्वीरें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की हैं, जिसमें आज फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल हुई। स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर कुछ किलोमीटर पदयात्रा भी की। स्वरा भास्कर की यात्रा में शामिल होने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर फिर हमलावर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वरा भास्कर की यात्रा में शामिल होने पर गंभीर सवाल उठाए। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही है। स्वरा भास्कर वो अभिनेत्री जो हिंदुत्व पर कलंक कहती है, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। अरे तो भैया इस देश के अंदर ये भारत तोड़ो यात्रा साबित हो गई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एमपी सरकार पर यात्रा में खलल पैदा करने के आरोप लगाए। अलग अलग तरीके अपनाए गए भारत जोड़ो यात्रा के हौसला कम करने, हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज किया गया, ये सब हमने सह लिया। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा हर दिन सुर्खियों में रहती है। बीजेपी हमेशा यात्रा में शामिल होने वालों पर सवाल उठाती आई और कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करती है। तो फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के भारत जोड़ो यात्रा के काफिले में शामिल होने पर बीजेपी इतना बवाल मचाती क्यों नजर आ रही? चलिए जरा इसको आज हम समझते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात, स्वरा भास्कर एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, शख्सियत हैं जो अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अक्सर सुर्खियों में या विवादों में रहती। स्वरा भास्कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की मुखर आलोचक हैं। अगर हम स्वरा भास्कर की पोस्ट के ऊपर बारीकी से नजर डालते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी मानसिकता लेफ्टिस्ट है। बीजेपी ऐसे लोगों को देश विरोधी करार देती आए।
उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताती आई। अक्सर फिल्म स्टार पॉलिटिकल विचार नहीं रखते और अगर कभी रखते हैं तो उसके ऊपर आजकल बखेड़ा खड़ा हो जाता है। फिल्मों के बहिष्कार का अभियान चलाया जाता है। स्वरा भास्कर जैसे कुछ और बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो अपनी राय इन सब के बावजूद खुलकर रखते हैं, हर मंच पर रखते हैं। अनुराग कश्यप, रत्ना पाठक शाह, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री, ऋचा चड्ढा, ये सब विवाद होने के बावजूद अपनी बात को मुखरता से रखने वाले फिल्म सेलिब्रिटीज हैं और इसीलिए अक्सर जब कभी भी ये कुछ भी बोलते हैं इस पर विवाद होता है। जमकर विवाद होने के बावजूद ये अपनी बात रखते हैं और हर बार आप इन्हें एक पक्ष के साथ बेबाकी से खड़ा हुआ पाएंगे। उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आलोचना कितनी। अब आपको लिए चलते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव की सरगर्मियों की तरफ। मतदान का वक्त और दिन नजदीक आ रहा है। राजनीतिक दल 3 दिसंबर तक प्रचार कर पाएंगे, इसीलिए पूरा जोर लगा रहे हैं, जमकर पसीना बहा रहे हैं। देखें आप। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान का वक्त नजदीक आता जा रहा है। राजनीतिक दल 3 दिसंबर तक प्रचार कर सकेंगे। आज चुनाव प्रचार का शूट चरम पर दिखा। सीएम भूपेश ने दमकसा और चारामा में सभा को संबोधित किया। भाजपा नेताओं ने भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। इन सब के बीच ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ रेप के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने एक और बड़ा दावा किया। राम काज किए बिना मुहे आराम कहा। जब तक विभीषण का नाम हम नहीं बता देंगे तब तक हमको भी चैन नहीं है। चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी 4 तारीख को हम बता देंगे कि विभीषण कौन है। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी समाज के उम्मीदवारों को पैसे देकर बीजेपी मदद कर रही है। कि आदिवासी लोगों को भड़काने का काम, आदिवासी को मदद करने का काम उन्हीं लोग कर रहे हैं। 4 चुनाव उपचुनाव जीता है, ये चुनाव उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब जनता का फैसला क्या होता है इसके लिए 8 तारीख तक इंतजार करना होगा। तो आरोप हो या दावे हों, लेकिन आज का दिन एक बार फिर से हम कह सकते हैं ब्रह्मानंद नेताम जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उन्हीं के नाम रहा है। अमरजीत भगत भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का नाम बताने का दावा कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मानंद नेताम को कथित तौर पर धोखा देते हुए उनका कच्चा चिट्ठा खोला, उनके खिलाफ सबूतों वाले दस्तावेज पास ऑन किए, जिसकी वजह से आज उनके पीछे पुलिस है। चलिए इस दावे में कितना दम है डिकोड करते हैं। राजनीति में टाइमिंग का खेल सबसे बड़ा होता है, इंपॉर्टेंस है इसकी। टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए उठते हैं। अमरजीत भगत बीजेपी के कथित विभीषण के नाम का खुलासा करेंगे, उनका दावा है। कांग्रेस इसका क्या संज्ञान लेती है, कितना पक्ष लेती है, वो भी एक बात है। मतदान के ठीक एक दिन पहले ये धमाका किया जाएगा, स्वयं कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता कह रहे हैं। इसका असर मतदाताओं पर पड़ना लाजमी दिखता है और एक दबाव अभी से बनता है। अगर भगत वाकई में ऐसा कोई खुलासा करने वाले हैं तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वो मुश्किलें ला सकता, ये एक सवाल आज से दबाव के तौर पर लोगों के जहन में आ गया। वैसे कांग्रेस को ब्रह्मानंद पर रेप के बहाने पूरी की पूरी बीजेपी को कमजोर करने का एक मौका मिला है। कांग्रेस बार बार इस कमजोर नस को दबा भी रही है। बीजेपी और ब्रह्मानंद के पास में इन आरोपों से निपटने की फिलहाल कोई कारगर या ठोस रणनीति नहीं है। सफाई की मुद्रा में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। अब देखना है कि जनता ब्रह्मानंद पर क्या वाकई में भरोसा करती है, क्या वाकई में इन सारे आरोपों के बावजूद, इस विभीषण के बावजूद जिसका जिक्र किया गया, क्या वाकई उन पर विश्वास करती। इधर मध्य प्रदेश में जयराम रमेश का एक बयान सुर्खियों में रहा, बवाल इस पर मच गया। यह बयान सिंधिया को लेकर था। क्या उन्होंने कहा और बवाल की वजह क्या है, देखें आप। सिंधिया जी क्यों छोड़ कर गए, मैं आपको असलियत बताता हूँ। वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर सफदरजंग रोड क्या बंगलों पर रहना चाहते थे। यही 2 कारण थे, ये सब बहाने थे, ये बिल्कुल असली कारण नहीं था। सिंधिया पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। जयराम रमेश ने कहा था कि सिंधिया ने दिल्ली के बंगले और केंद्रीय मंत्री पद के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद सिंधिया का बचाव करने के लिए मध्य प्रदेश के कई मंत्री मैदान में कूद पड़े। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों गए थे। हम लोगों को कहते हो कि हम भ्रष्टाचार करके चले गए,
क्या आपने कभी दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए थे? राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने भी जयराम रमेश के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ सिंधिया जी की वजह से बनी थी। जो वायदे किए वो भी पूरे नहीं किए और सिंधिया जी के साथ दुर्भाव की जो भावना थी वो जब सीमा पार करके गई तब सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहले भी एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरने के लिए बीजेपी और दल बदल करने वाले विधायकों पर निशाना साध चुके हैं। तो एक बार फिर से जयराम रमेश ने अपने पुराने साथी सिंधिया के ऊपर सीधे वार किया। बीजेपी के नेता अपने पुराने प्रतिद्वंदी और अब के साथी का बचाव करने के लिए सामने आए। राजनीति की इस स्थिति को भी जरा हम डिकोड करें। आज आपने एक कहावत सुनी होगी, एक स्लोगन आपने लिखा, कई जगह बाजार में देखा होगा, फैशन का दौर है, गारंटी ना करें, गारंटी की इच्छा ना रखें। अगर मामला सियासी तौर पर आप इस नजरिए से देखें तो ये यहाँ भी बिल्कुल फिट है। बदलते वक्त के साथ निष्ठाएं बदल जाती हैं, रिश्ते समीकरण बदल जाते हैं, कस्में टूट जाती हैं, कथित विचारधारा का भ्रम चूर चूर हो जाता है जिसकी कभी आप कस्में खाते हैं। वक्त और जरूरत के मुताबिक साहब आजकल झंडे और दल बदले जा रहे हैं, नारे बदल जाते हैं, आपका नजरिया तक बदल जाता है। हैरत की बात यह कि बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले सिंधिया का बचाव अब बीजेपी के वो नेता कर रहे हैं जो कभी सिंधिया को कोसते थे। टीम राहुल का हिस्सा सिंधिया को कांग्रेस नेता लालची धोखेबाज बताता रहा है। कहने का अर्थ यह है कि सारा खेल खालिस तौर पर सियासी फायदे का है। सवाल केवल इतना है कि कैसे रातों रात विचार, आचार, व्यवहार सब बदल जाए, कैसे वायदों का सौदा हो जाए, क्यों पार्टी का सच्चा सिपाही बागी बनता है, क्यों सत्ता का समीकरण विरोधियों को एक कर जाता है, अपनों को दुश्मन बना जाता है। इसका जवाब क्या जयराम रमेश ने आज दो टूक दिया है या फिर ये हम कह सकते हैं कि उन्हें निशाना साधना था, सवाल का जवाब कुछ तो देना था इसलिए कहा, पर सच्चाई सब जानते हैं। समान नागरिक संहिता, ये आप हम कई वर्षों से सुनते आए, जिस पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा बयान दे दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है, वो इसके पक्ष में है, इसके लिए कमेटी बना रहे हैं। सुने आप। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? तो इस पर जैसा होना था वैसे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा कि 2024 में संघ का बीजेपी का एजेंडा वो आगे बढ़ा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर के भी कटाक्ष किया कि टाइमिंग वो है जब आपको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड खाली है, इसलिए इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा खुलकर आप बताएं तो कि आप इसके पक्ष में कि विपक्ष में, जिसका जवाब कांग्रेस गोलमोल ही देती है। दोनों पक्षों के मुद्दों के बीच में क्या यह मुद्दा 23-24 तक चुनाव में ऐसे ही गरमाएगा, यह देखना होगा। एक ऐसा ही मुद्दा है आरक्षण का, जिस पर बुलाया है छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र। 2 दिवसीय सत्र शुरू आज से हो चुका है, कल इसमें बड़ा दिन है। पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट में समझें। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। 24 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आनन फानन में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलवाया गया है। आरक्षण का मुद्दा हाथ से फिसलता देख भाजपा ने अब इसमें एक नया एंगल जोड़ दिया। भाजपा अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर एक संशोधन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जो अनुसूचित जाति का जो 16% को जो कम किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति में आक्रोश है कि उनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए और इसको लेकर के संशोधन दी जा रही है। भाजपा के संशोधन प्रस्ताव का जेसीसीजे और बीएसपी ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस भी सभी वर्गों के फायदे के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करवाना चाहती है। सर्वानुमति से, सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को सदन में पारित करना चाहिए। अगर वो संशोधन प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उसमें उनका स्वागत है, सदन में चर्चा होगी। सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है।
तो इस पूरे मुद्दे पर जिस अंदाज में सत्र बुलाया गया, भूपेश सरकार ने विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीनने का प्रयास किया। पर क्या इतना पर्याप्त है? क्या भविष्य है इस फैसले का, जिसके ऊपर बार बार बीजेपी सवाल उठाती है और अब अपनी तरफ से एक प्रस्ताव लाने की बात करती है? इस पूरे हालात को जरा हम डिकोड कर लें। पहली बात, यह फैसला फिलहाल विपक्ष के हमले की धार को कम तो कर ही रहा है, दिख रहा है। दूसरा, सरकार ने पहले इस पर विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया था। 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर के बाद के हालात जो कुछ भी वहां बनेंगे, सरकार के पक्ष में अगर बात बन जाती है तो कानून बन जाएगा, समस्या सॉल्व। लेकिन अगर सुप्रीम अदालत हाई कोर्ट की तरफ से एसटी आरक्षण को 20% रखने के फैसले को बरकरार रखती है तो छत्तीसगढ़ सरकार फिर विशेष सत्र जो बुलाया है और उसका दूसरा दिन कल है, इसमें विधेयक पास करने के बाद केंद्र से आग्रह करेगी कि आप इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ के आदिवासी आरक्षण कानून को शामिल कर दें, क्योंकि 9वीं अनुसूची कहती है जो उसमें शामिल कानून है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वहां भाजपा नीत केंद्र सरकार अगर इस आग्रह को तब ठुकराएगी तब भी वो आदिवासी वर्ग और कांग्रेस के निशाने पर सीधे आ जाएगी। फिलहाल सरकार के पास चुनाव से पहले जो आदिवासी आरक्षण का एक फांस थी उसको सॉल्व करने का इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता था। जो उनको करना था वो उन्होंने किया है। लेकिन अब विपक्ष जो प्रस्ताव ला रहा है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि वो लाएं, हम इस पर चर्चा करेंगे, वो चर्चा सामान्य रहेगी, हंगामा होगा या फिर वाकई कोई निदान निकलेगा, देखेंगे। कसरत करना अच्छी बात होती है, सबको करना चाहिए, लेकिन इन दिनों नेता कसरत कर रहे हैं, वो भी खुलेआम। मध्य प्रदेश में 2023 में दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले माननीय खुद को फिट करने की जुगत में हैं। ऐसा उनको क्यों करना पड़ रहा है, जरा देखें आप। पसीना बहाते माननीय विधायकों को देखिए। ये मध्य प्रदेश के विधायक हैं जो इन दिनों खुद को चुस्त रखने के लिए कसरत का सहारा ले रहे हैं। चुनाव में हिट होना है तो विधायकों का फिट होना जरूरी है। विधायकों को फिट रखने के लिए विधानसभा की तरफ से भोपाल में विधायक विश्राम गृह में ओपन जिम बनवाया गया। विधायकों की कोशिश है कि 2023 के चुनाव से पहले वो खुद को फिट कर लें, इसीलिए जिसे जहां मौका मिल रहा है वो वहां अपनी फिटनेस में जुट गया है। केवल राजनीति से ना जोड़ा जाए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, योगा करें, जिम जाएं, कसरत करें। कि राजनेताओं के लिए के मीडिया के लोगों के लिए भी अच्छा है। राजनेता को ज्यादा काम धाम रहते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान कई बार नहीं रख पाते, तो उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये तो बात हुई बीजेपी विधायकों की। बात कांग्रेसी विधायकों की करें तो कांग्रेस के ज्यादातर विधायक राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हैं, जो उन्हें फिट बना रही है। तैयारियां तो करेगा, किसी भी राजनीतिक दल में हो, कहीं पर भी हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी में हो, फिटनेस भी मेंटेन करके रखेगा अपनी, क्योंकि उसको चलना होगा बहुत सारा। देखना होगा कि किस पार्टी के विधायक ज्यादा फिट होते हैं, क्योंकि अगले साल होने वाले चुनाव में टिकट से लेकर चुनाव लड़ने तक की जंग जो लड़नी है। तो माननीय विधायक पसीना बहा रहे हैं और इसको कोई गलत नहीं मानता, हम भी इसको गलत नहीं कहते हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, इन सब के बीच में क्या आखिर कनेक्शन है, जरा इसको आज हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं। पहली बात कि माननीय विधायक चुनाव के लिए कसरत कर रहे हैं ताकि चुनाव प्रचार वो ढंग से कर पाएं, तब तक वो फिट रह पाएं। बहाना भले ही चुनाव का हो, लेकिन कोशिश सराहनीय है, करना चाहिए। हर व्यक्ति हेल्थ फ्रीक हो, ऐसा जरूरी है। आज हमारा जीवन काफी ज्यादा तनाव भरा हो गया है। पेस्टिसाइड वाला अनाज, सब्जियां, इन पर टिका है। हम प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, जाने अनजाने पानी भी हम चाहे जितना भी प्योरीफाई वाला पी ले, लेकिन वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। हमारी प्रतिरोधक क्षमता पूर्वजों के मुकाबले कमजोर पड़ी है, सत्य है। और ऐसे वक्त में खुद को फिट रखने की कोशिश करने वाले सभी विधायक काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखना यह कि हेल्थ को फिट रखने की कोशिश करने वाले विधायक चुनाव में हिट होने के पहले क्या अपने आप को फिट कर पाते हैं। इसमें एक और बात यहां जरूर जोड़ना चाहेंगे कि पार्टियों ने फिट नेताओं को फील्ड पर रहकर काम करने के लिए कहा है। उसके लिए भी आपको फिटनेस की आवश्यकता है और उम्र के फॉर्मूले पर तो गाए बगाए पार्टियों के भीतर चर्चा चलती ही है। चलिए खैर, चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन अपने आप को फिट रखना बेहतर बात है। आप भी अपना और परिवार का ख्याल रखिए। आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर आपसे इसी मंच पर इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।